फिर से मैं आप सभी का दूसरा एजुकेटेड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। आज 9th के चैप्टर, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड हो रहा था कि सर 9th का कोई चैप्टर नहीं डाल रहे हो, तो आज साइंस का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में लेके आया हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी सा चैप्टर है, बहुत सारे पार्ट तो डिलीटेड हो चुके हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज अ फोर्स। हम सभी जानते हैं फोर्स क्या है। तो when we push or pull anything is called the force। किसी चीज को धक्का लगाना या किसी चीज को खींचना, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। और फोर्स जैसे हम लगाते हैं तो चीजें क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो व्हाट कैन अ फोर्स डू? तो फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है। when any object in motion applying the force we can टेक इन रेस्ट। अब जब जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या बल लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं। थर्ड चीजें हैं कि फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकते हैं। फोर्स अगर हमने लगाया तो उसका शेप साइज जो है, जैसे आप एक बलून है और बलून को अगर आप क्या करते हैं, दोनों तरफ से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका डी शेप्ड हो जाता है या ब्रस्ट कर जाएगा वो। डॉ हो गया, जैसे आटा गूंथना, तो आटे का शेप चेंज हो जाता है। तो ये सभी जो हमारा क्या है, फोर्स जो है एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब ये मार्कर है, मार्कर पे मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, उसे डिफॉर्म कर सकता है, डिसेप्ट कर सकता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम डायरेक्शन फोर्स लगा के क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, उसकी दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा जो है वो क्या है, फोर्स क्या कर सकते हैं। अब जैसे हम उसमें आते हैं, फोर्स से आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हमारा लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन से पहले गैलीलियो ने इसके बारे में चीजें बताया था और उसने एक इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया था। एक इंक्लाइंड प्लेन जिसपे क्या है, वो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट जो वो क्या हो रहा था, यहां से अपने आप बिना किसी फोर्स ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन करते आ रहा था और ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर चला जाता है। तो पता चला कि ऐसा क्यों हुआ कि ऑब्जेक्ट यहां से आके इधर चला गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि मोशन के कारण उस ऑब्जेक्ट में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उसी एनर्जी के कारण क्या है, ये मूव करता है। हालांकि इसका जो एक्सपेरिमेंट था इसके लिए था कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा कि वो चलते ही रहे। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड होता हो तो ये क्या होता, ऑब्जेक्ट कहीं रुकता नहीं, रुकता अपने आप चलते रहता। गैलीलियो ने इससे आगे नहीं बढ़ा, बट न्यूटन ने क्या किया, इसका यूज किया और न्यूटन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उसने इसे आगे बढ़ाया और उसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ दे दिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसने क्या दिया कि एनी ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन और बी इन रेस्ट until we applied an external force। जब तक कि हम बाहर से किसी वस्तु पे बल आरोपित नहीं करते, बल नहीं लगाते हैं, तब तक मूविंग ऑब्जेक्ट जो वो मूव ही करता रहेगा और जो रेस्ट में है वो क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। ऐसा न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट दैट एनी ऑब्जेक्ट will be in motion or be in rest until or unless external force applied on it। जब तक कि हम बाहर से कोई बल उस पर आरोपित नहीं करते तब तक वो वस्तु जो गति में है वो गतिशील रहती है और जो विरामावस्था में है वो क्या है, विरामावस्था में ही रहेगी। तो ये फर्स्ट लॉ है का फोर्स। अब जनरली हम लाइक निर्धारित करेंगे, अच्छा हमने फोर्स तो लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, मूविंग करके कुछ दूर पे रुक जाता है। तो वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि उस पे और दूसरे बल, जैसे हमने क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, तो बॉल को हमने मारा तो बॉल क्या कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो कुछ दूर जाके क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन से जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं तो हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़े। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द अदर सरफेस, कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है तो जो अदर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। लाइक कि मैं हाथ पे ऐसे मूव कर रहा हूं, तो मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि ये सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, इस हैंड के ऊपर क्या अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा है। मान लो कि जैसे हम लोग मूव करते चलते हैं तो हमारे पैर की जूते या चप्पल घिस जाते हैं। तो उसका कारण क्या है कि अर्थ हमें क्या है, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अर्थ क्या है, हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। तो फोर्स लगाने के कारण रुक रहा है। तो बॉल जो है वो क्या है, रुक जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉल जो है उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है तब वो रुक गया, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स उस पे काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर बल नहीं लगाया जाए, फोर्स नहीं लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग करता रहेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, हमें इनर्शिया एग्जैक्टली क्या है, इनर्शिया is a property of matter या property of object
दैट रेसिस्ट द मोशन, जो क्या करता है, मोशन को रेसिस्ट करता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे हम समझे कि कोई ऑब्जेक्ट जो क्या है, मोशन में आना ही नहीं चाहता, वो अपने जगह पे ही बना हुआ रहना चाहता है, तो वो एक क्या है, उसकी इनर्शिया, इनर्शिया के कारण, जैसे मान लो कि मैं खड़ा हूं यहां, तो ये मैं खड़ा हूं यहां पे, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर क्या है, इनर्शिया है, और इनर्शिया, मेरी बॉडी जो उसमें इनर्शिया है, और उस इनर्शिया के कारण ही मैं इस प्लेस पे खड़ा हूं। अदरवाइज क्या होता है, इनर्शिया नहीं होता तो हम मूव कर रहे होते। तो इनर्शिया के कारण, और इनर्शिया के कारण किसी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो मास डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया, और आप ये भी कर सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर द मास। तो ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया यहां से आता है, और इसके ऊपर कई सारे एप्लीकेशन है इनर्शिया के ऊपर। जैसे हम अगर किसी मान लीजिए कि मूविंग व्हीकल्स है, अगर हम उसमें बैठे हुए हैं, अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनर्शिया के कारण होता है, क्योंकि फुल बॉडी जो हमारी है वो क्या होती है, रेस्ट में होती है, और अचानक से जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है, व्हीकल्स जब स्टार्ट होती है, तो हमारा लोअर पोर्शन जो है बॉडी का, लोअर पोर्शन क्या होता है, गाड़ी के साथ, व्हीकल्स के साथ मोशन में आ जाता है। तो लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट में ही होता है, और इसके कारण क्या होता है, वो पीछे की ओर झुक जाता है। सेम टाइप क्या होता है कि जब व्हीकल्स जो मूविंग होता है, मूव कर रहा होता है, और अचानक से ब्रेक लगता है या अचानक से रुकते हैं, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि व्हीकल्स की स्पीड के साथ हमारी बॉडी की जो फुल बॉडी की स्पीड जो वो क्या होती है, गाड़ी की स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, लेकिन उसी समय जो है वो क्या, अचानक से ब्रेक लगती है, तो ब्रेक लगते ही क्या होता है, हमारा लोअर पोर्शन रुक जाता है, क्योंकि व्हीकल्स जो है वो क्या है, लोअर पोर्शन से जुड़ा हुआ है। अगर हम खड़े हैं या बैठे हुए हैं, बैठने में तो थोड़ा कम होता है, बट अगर हम खड़े हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये हमारा जुड़ा हुआ है, लोअर पोर्शन जो है हमारा रेस्ट में आ जाता है अचानक से, और अपर पार्ट जो मोशन में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम आगे की ओर गिर जाते हैं। इसी तरह से चलते हुए व्हीकल से जो है वो क्या है, हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर हम उतरते भी हैं तो क्या है, जो व्हीकल्स है उसी डायरेक्शन में हमें थोड़ी दूर दौड़ लेना चाहिए, ताकि हम क्या करते हैं, उसको डिक्रीज करते हैं, अपनी जो जो हमारी मोशन है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरीके से जो है लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा काम करता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमने को पढ़ा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, उसमें मोमेंटम मतलब उसकी गति जो है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके गति में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पे लगाए गए बल के समान अनुपाती होता है। तो उसमें जो फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मींस एक तरह से अगर ऐसे समझे तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोशन होना। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मास उसके अंदर है और उसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो मोमेंटम, कंटीन्यूअसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो मोमेंटम कहलाता है, चेंज मोमेंट मास के साथ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो होगा ही, तो इसीलिए मोमेंटम को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड मोमेंटम, को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये इस तरह से ये हमारा मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum is directly proportional to applied external force is called second law of motion। तो ये second law of motion है, और इसके भी कई सारे जो है वो एप्लीकेशन है। जैसे क्रिकेटर जो है वो क्या करता है, बॉल पकड़ते हैं, तो और मैंने अभी जो बस वाला है, जो चलती बस से उतरने की जो एग्जांपल बताया वो मैंने फर्स्ट लॉ में बता दिया। ये एक्चुअली चलती हुई बस से जब हम उतरते हैं और उसी के डायरेक्शन में हमें चलना है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। और बॉल जैसे कैच, आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो कैच पकड़ते हैं, तो क्या करते हैं, हम कैच पकड़ते हैं और उसको यहां से ऐसे लेके आते, मतलब क्या करते हैं, उस बॉल की जो गति है, उसमें जो मोशन है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डिक्रीज करते हैं यहां तक लाके, क्योंकि वहां स्पीड से आ रही है और वो यहां से धीरे धीरे उसको संवेग में परिवर्तन करते हैं, उसकी गति में जो है वो क्या करते हैं, हम चेंज लाते हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, हमें कैच भी छूट सकता है, हमारे हाथ जो है वो फ्रैक्चर कर सकते हैं या चोट लग सकती है। तो ये चीजें होता है। उसी तरह से क्रिकेटर अपना बल्ला जो मतलब बॉल को हिट करने से पहले दूर लेके जाता है और उसके बाद चला, तो उससे क्या होता है, उसको एक मोमेंटम मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या है, ये काम करता है। या उसी तरह से एथलीट जो है जंप करने से पहले वो क्या कूदता है। तो ये सारी चीजें हम आगे भी इसको देखेंगे। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे एक डेरिवेशन हमारे फोर्स का, तो हम भी डेराइव करते हैं, उसके पहले हम जो है वो क्या करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख लेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है
कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्शन जो है उसका क्या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये इसका होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में उस पे अप्लाई करता है। सो दैट इज कॉल्ड द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम चलते हैं तो हम जमीन पे क्या करते हैं, अपने पैर पटकते हैं, तो वो जितनी तेजी से हम फोर्स लगा रहे हैं जमीन के ऊपर, अर्थ जो है वो वापस से हमारे पैर पे उतना ही फोर्स लगाता है, तो ये जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हमें कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एवरी क्रिया की बराबर और अपोजिट, मतलब बराबर और उल्टा जो है वो क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो ये हमारा होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ से, जो डेरिवेशन होता है, फोर्स का फार्मूला डिराइव किया जाता है, तो हम उस पार्ट पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां से पहले तो हमें समझना होगा मोमेंटम हमने भी बताया। तो अगर हमारे शुरुआत में इनिशियल मोमेंटम मान लो कि हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम को हम p1 से डिनोट करते हैं और दैट इज द mu, और हमारा एक फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम को हम p2 से डिनोट करते हैं, दैट इज mv। तो ये दो मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, यहां से मैं निकालता हूं इसका चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, अभी हमने चेंज क्या होगा, p2 से p1 को माइनस, जहां भी हम फाइनल जा रहे हैं उसी इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम है। लेकिन जैसे मैं इसमें लगाता हूं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो रेट जैसे हमने लगाया तो ये t से डिवाइड हो जाएगा, है ना, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये हमारा t नीचे आ गया इस डिनोमिनेटर में। अब इसी चीज को अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारा अभी तक क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जो हमने पढ़ा है लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको इक्वेट करने के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक कांस्टेंट k का यूज करता हूं, और दैट इज द p2 p1 अपॉन में टाइम। अब यहां से p की वैल्यू जो हमने ऊपर लिख रखा है, p2 की वैल्यू, यहां से k तो हमारा बाहर है, और p2 की वैल्यू हो गया हमारा mv mu अपॉन में t। अब यहां से आप देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, k और m को कॉमन कर लें यहां से, तो m कॉमन कर रहे हैं, यहां से क्या बच जाएगा, v u और अपॉन में t। इसी डेरिवेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं यहां से, तो f इज इक्वल्स टू k और v अपॉन u। अब गौर करेंगे, मोशन के चैप्टर में हमने पढ़ा v इक्वल्स v माइनस u अपॉन t इक्वल्स टू a, एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं m और a। तो ये हमारा डेरिवेशन निकल के आता है। और जब हम सारी चीजें यूनिटी पे कैलकुलेट करें, अगर हम फोर्स को हम 1 न्यूटन लेते हैं, मास जो है उसको हम 1 kg लेते हैं, और एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो मास ये यूनिटी पे जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सभी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे फोर्स की जगह पे 1 k, मास 1 और एक्सेलरेशन भी 1। तो यहाँ से k की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है वो 1 आता है, और अगेन ये k की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में आप क्या करते हैं, k की वैल्यू पुट करते हैं, तो f इज इक्वल्स टू ma बन जाता है। तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है फोर्स के फार्मूला का, और ये मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमारा डेराइव होके आता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और इसी में आता है ये चीज कि डिफाइन द 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब हम किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट, 1 kg मास के जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड के रेट से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो 1 न्यूटन इज नथिंग, है ना, 1 kg ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसी को कहा जाता है 1 न्यूटन। तो ये 9th का पूरा ये पार्ट है, और एक क्लास में न्यूमेरिकल्स के लिए लेके आऊंगा। बाकी आप अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट में हमें डालें, और मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी चीजों पे एक जितने भी आप लोग कमेंट डालेंगे तो उस पे एक नया टॉपिक में लेके आऊंगा। सारे जितने बच्चों का कमेंट होगा अलग अलग टॉपिक है, जो भी आपके माइंड में डाउट है तो मैं उसको भी एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वॉच करें, बहुत ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। Thank you very much for watching this.